नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमैन और एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमारा जय जवान प्रैक्टिस बैच का सीरीज चल रहा है, तो यहाँ पर उसके लिए हम लोग आज हिंदी का मॉडल पेपर करने वाले हैं। जी हाँ, ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 होगा। याद रखिएगा, ये हमने जो तैयार किया है प्रीवियस परीक्षा को देखते हुए तैयार किया है। और जो बच्चे अभी तक आईटीबीपी और ट्रेडमैन और एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए हमने जो बैच चलाया है जय जवान प्रैक्टिस बैच, तो उसको ले सकते हैं अगर नहीं लिया है। इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर किन बच्चों को इस बैच को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पर देख लीजिए। ये हमारा जय जवान प्रैक्टिस बैच है। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए क्या क्या कराया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर इस बैच में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, इसमें आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, मैथ के प्रैक्टिस सेट, जीके और हिंदी के प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। जी हाँ, 5 दिन आपके प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व कराए जा रहे हैं और कराए भी जाएंगे। और फुल मॉडल पेपर, जी हाँ, आईटीबीपी ट्रेडमैन के यहाँ पर फुल मॉडल पेपर सैटरडे और संडे को कराए जाते हैं और रेगुलर यहाँ पर आपकी क्लासें होने वाली हैं और सेक्शनल पीडीएफ आपको मिलने वाली है। इस बैच का जो प्राइस है ये आप मात्र आपका 51 रुपये है। याद रखिएगा, 51 रुपये में आपको ये मिलेगा। जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है तब तक यहाँ पर रेगुलरिटी के साथ प्रैक्टिस की क्लासें चलती रहेंगी। तो जो बच्चे इस बैच को लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं हमारा आज का जो सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। जी हाँ, पहला प्रश्न क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो आपको बताना है कि वयोवृद्ध जो है, वयोवृद्ध, इसका संधि विग्रह क्या होगा। तो यहाँ पर इसका अगर संधि विग्रह की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा वया प्लस वृद्ध, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, वया प्लस वृद्ध। और यहाँ पर आपकी संधि कौन सी होगी, तो विसर्ग संधि यहाँ पर आपकी हो जाएगी। याद रखिएगा, विसर्ग संधि यहाँ पर आपकी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना है कि फूल का पर्याय नहीं है, यानी फूल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर तनुजा जो है ये फूल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सुमन, कुसुम और आपका पुष्प, जी हाँ, ये आपके फूल के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रकार से आपका पूछ लेगा, यानी आपको जब पर्यायवाची याद ही होंगे तभी आप इनका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर याद होना चाहिए। तो ये तनुजा जो है किसका है, तो याद रखिएगा ये आपका कन्या या पुत्री, यानी कन्या और पुत्री जो है ये उसी का आपका पर्यायवाची है, कन्या या पुत्री का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है, यानी विलोमार्थी नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो यहाँ पर सी हमारा इसका राइट आंसर होगा, यानी क्रम का अनुक्रम विलोम नहीं होता। याद रखिएगा, क्रम का अनुक्रम नहीं होता है। ये आप लोग बिल्कुल सटीकता से याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अगर आपके परीक्षा में प्रश्न आ गया तो क्रम का अनुक्रम मार के चले आएंगे और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए, क्रम का जो होता है क्रमहीनता, इसका जो होता है क्रम का विलोम होता है क्रमहीनता होता है, ना कि अनुक्रम। बाकी देख लीजिए इन ऑप्शन को। सृष्टि का आपका विलोम क्या होता है, प्रलय, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। अस्त का होता है उदय, ये भी बिल्कुल सही है। जड़ का होता है चेतन, तो ये भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पीछे पीछे चलने वाला। जी हाँ, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का आपको प्रयोग करना है। जी हाँ, जो पीछे पीछे चलने वाला होता है तो याद रखिए उसको कहते हैं अनुगामी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको एक बात की याद रखना होगा, यहाँ पर क्या लिखा गया, पीछे पीछे चलने वाला। आपसे पूछ लेगा कि पीछे चलने वाला, जी हाँ, अगर सीधे यहाँ पर ये ना लिखा होता, मान लेते ये जब ना लिखा होता यानी पीछे चलने वाला, तो ये होता है अनुचर। याद रखिएगा, तो यहाँ पर आपका शब्द का थोड़ा सा खेल हो गया है। तो पीछे पीछे चलने वाला होता है अनुगामी और पीछे चलने वाला जो होता है ये होता है अनुचर। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। जी हाँ, पुल्लिंग शब्द जो है यहाँ पर कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा संविधान। याद रखिए, पुल्लिंग जो है ये आपका संविधान हो जाएगा। बाकी पुलिस, हड़ताल और सरकार, ये सभी आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी ओर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जी हाँ, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा,
तो याद रखिएगा घुटने टेकना जो मुहावरे का अर्थ होता है अधीनता स्वीकार करना, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अधीनता को स्वीकार करना ही क्या होता है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर वर्तनी से आपका प्रश्न पूछा गया है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। जी हाँ, शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। तो याद रखिएगा शुद्ध शब्द यहाँ पर आपका कौन सा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो रचयिता जो लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी में रचयिता जो लिखा हुआ है ये आपका शुद्ध है। याद रखिएगा कई बार आपकी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न। तो इसका अगर अर्थ हम लोग पूछ लें, रचने वाला या रचना करता इसका अर्थ होता है, यानी रचने वाला, किसी कृति को रचने वाले को क्या कहते हैं, रचयिता कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका एक खंड दे दिया जाएगा, यानी 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाएंगे। इनमें से आपको बताना होगा कि किस खंड में कोई त्रुटि पाई गई है, यानी कौन सा ऐसा खंड है जिसमें कोई त्रुटि है। तो याद रखिएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, दुनिया में मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए। तो दूसरे ऑप्शन में क्या बोला गया है, बहुत कुछ है परंतु उसके लिए। ऑप्शन सी में क्या बोला गया है, लोभ के लिए कदापि नहीं है। तो यहाँ पर चौथे ऑप्शन में दिया गया है, इनमें जो ये वाक्य दिए गए हैं, यानी ये जो तीनों वाक्य दिए गए इनमें कोई त्रुटि है या नहीं है। तो इनमें ऑप्शन डी में क्या बोला गया है कि कोई त्रुटि नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसमें आपकी त्रुटि पाई गई है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या त्रुटि है। तो याद रखिए लोभ के लिए क्या होगा, कदापि नहीं, यानी लोभ शब्द के लिए कदापि का प्रयोग यहाँ पे आपको नहीं करना था। याद रखिएगा लोभ के लिए कदापि का प्रयोग नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्राचीन काल में तपोवन स्वर्ग माने जाते थे। जी हाँ, तो आपको यहाँ पर सीधे देख लीजिए इस प्रकार से शब्द आपको दे दिया जाएगा और यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, मोटे अक्षर वाले शब्द की संधि की ज्ञात कीजिए। यानी तपोवन जो दिया गया है, बाकी जो आपकी ये गाथा दी गई इससे आपको मतलब नहीं। यानी प्राचीन काल में तपोवन स्वर्ग माने जाते थे, तो आपको इसको जो अंडरलाइन करना है, यानी ये जो है इसी को आपको मेन समझना है। जी हाँ, तपोवन में आपको बताना है कौन सी यहाँ पर संधि होगी। जी हाँ, तो यहाँ पर याद रखिएगा तपोवन में आपकी कौन सी संधि होगी, तो ये हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। जी हाँ, विसर्ग संधि। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ, संधि विच्छेद इसका क्या होगा, तो याद रखिएगा तपा प्लस वन, यानी जिस प्रकार से अभी आपने पहला एक प्रश्न देखा था, तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर तपा प्लस वन। जी हाँ, ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको बताना था कि कौन सी संधि होगी, और आपको संधि विच्छेद भी पूछ लेगा या संधि का नाम भी पूछ लेगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो फल शब्द का पर्यायवाची है। जी हाँ, फल शब्द का इनमें से पर्यायवाची कौन सा है, तो याद रखिएगा फल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो आपको बताना है कि जो फल शब्द है इसका पर्यायवाची कौन सा है। तो याद रखिएगा इसका जो पर्यायवाची होता है ये होता है परिणाम, यानी किसी चीज़ का फल मिलना या परिणाम मिलना ही फल शब्द का परिणाम होता है। याद रखिएगा फल का जो आपका पर्यायवाची होगा ये हो जाएगा परिणाम। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर आपको बताना है उर्वर का विलोम शब्द। जी हाँ, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कई बार आपके एग्जाम में अच्छी खासी परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछा गया और जो आगे अच्छी खासी परीक्षाएं आपकी होंगी उनमें पूछा भी जाएगा ये प्रश्न। तो उर्वर का जो आपका विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखिएगा उर्वर का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऊसर। जी हाँ, ऊसर हो जाएगा। उर्वर का मतलब होता है कि जहाँ काफ़ी ज़्यादा पैदावार होती है जिस खेती में, और जिसमें बिल्कुल उसका अपोजिट अगर बात करें जहाँ पर बिल्कुल पैदावार ही नहीं होती है उसको कहते हैं ऊसर। यानी उपजाऊ जो भूमि होती है उसको उर्वर कहते हैं, याद रखिएगा खेती योग्य, और जो ऊसर भूमि होती है जो खेती योग्य नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। जिसकी कोई कीमत ना हो सके। जी हाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके। तो याद रखिएगा वो होता है आपका, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वो होता है अमूल्य। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अमूल्य। यहाँ पर आपसे पूछ लेगा, क्या पूछेगा, दूसरा शब्द एक और आपसे पूछ लेगा कि जो यहाँ पर कीमत वाला या बेशकीमती। तो यहाँ पर आपसे एक प्रश्न और बनता है कि बहुमूल्य होने की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो कीमती कहा जाता है। याद रखिए बहुमूल्य होने की जो अवस्था होती है उसको कीमती कहा जाता है।
चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का युग्म सही है। जी हाँ, तो यहाँ पर ये शब्द जो दे दिए हैं इनके स्त्रीलिंग शब्द का जो युग्म है कौन सा युग्म सही है। तो याद रखिएगा कौन सा युग्म आपको बताना है कि सही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर जो युग्म दिया गया है स्त्रीलिंग युग्म दिया गया है आत्मा और पुस्तक। जी हाँ, यहाँ पर आत्मा और पुस्तक। जी हाँ, आत्मा भी आपका क्या हो जाएगा, तो आत्मा भी आपका स्त्रीलिंग है और आपका पुस्तक भी स्त्रीलिंग है। याद रखिएगा ये दोनों ही आपके स्त्रीलिंग हैं। बाकी में आपका एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग है। याद रखिएगा एक स्त्रीलिंग है तो एक पुल्लिंग है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नैतिकता में प्रत्यय कौन सा है। जी हाँ, नैतिकता में प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पर हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आपको बताना है कि नैतिकता में कौन सा प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा नैतिकता में अगर हम लोग बात कर लेते हैं दो प्रत्यय आपको देखने को मिलते हैं। तो एक तो इक और प्लस ता। जी हाँ, तो यहाँ पर दो प्रत्यय होंगे इक तथा ता। जी हाँ, दो प्रत्यय यहाँ पर मिलेंगे नैतिकता में, एक तो हो जाएगा इक और एक हो जाएगा ता। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ईमानदारी में प्रत्यय कौन सा है। जी हाँ, ईमानदारी में जो प्रत्यय कौन सा है, तो आपको बताना है कि ईमानदारी में प्रत्यय कौन सा होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा ईमानदारी में आपका हो जाएगा जो बड़ी ई है, यानी देख लीजिए ये बड़ी ई जो है ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। याद रखिए प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय किनको कहा जाता है, वैसे शब्द जो शब्द के लास्ट में जुड़े होते हैं, ऐसा जो खंड होता है जो शब्द के लास्ट में जुड़ा होता है तो उसको कहा जाता है आपका प्रत्यय। जो शुरू में जोड़े जाते हैं उनको कहा जाता है उपसर्ग। ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आपात और आपाद। जी हाँ, इनका युग्म का सही अर्थ क्या होगा, यानी आपात और आपाद जो दिया गया है इनका युग्म जो है क्या सही अर्थ क्या होगा। तो याद रखिएगा आपात मतलब होता है आकस्मिक घटना। जी हाँ, आपात का मतलब अगर बात करें तो आकस्मिक घटना होती है और आपाद होता है पैरों तक, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको सही मुहावरे का अर्थ चुनना है। गागर में सागर भरना। जी हाँ, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा तो आपको बताना है। तो यहाँ पर गागर में सागर भरना याद रखिएगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। थोड़े शब्दों में बड़े भाव या विचार प्रकट करना। तो याद रखिएगा गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होगा, थोड़े शब्दों में बड़े भाव या विचार को प्रकट करना। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जी हाँ, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको यहाँ पर। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है अस्पृश्यता, तो ये आपका बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपका लिखा जाता है, अस्पृश्यता जो लिखा जाता है ये आपका इसी प्रकार से लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर उस खंड को आपको चयन करना है जिसमें कोई त्रुटि हो। जी हाँ, इसमें से आपको उस खंड का चयन करना है जिसमें कोई त्रुटि हो। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो विचार विमर्श किया गया है, यानी ये जो ऑप्शन बी में आपका खंड दिया गया है, बी में याद रखिएगा ऑप्शन बी में यहाँ पर क्या लिखा हुआ इस विषय। जी हाँ, इस विषय का जो लिखा हुआ है इस विषय के जगह पर क्या होगा, इस विषय पर होगा। इस विषय का नहीं, इस विषय पर होगा। तो यहाँ पर का ना होके पर लगा होता कि इस विषय पर विचार विमर्श किया जाएगा, यानी किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर बी थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, का की जगह पर का प्रयोग होता। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है किस शब्द में तत्पुरुष समास है। जी हाँ, तत्पुरुष समास आपको बताना है। जी हाँ, तत्पुरुष समास आपको बताना है। तो याद रखिए तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा अनिच्छा जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। जी हाँ, तत्पुरुष समास आप किस तरीके से इसकी पहचान करेंगे, याद रखिएगा तत्पुरुष समास अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसका विग्रह करके, जी हाँ, इच्छा से रहित, जो इच्छा से रहित होता है उसे कहते हैं अनिच्छा। और यहाँ पर तत्पुरुष समास में याद रखिएगा तत्पुरुष समास में आपको क्या करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कारक विभक्ति से इसे पहचान सकते हैं। जी हाँ, कारक विभक्ति से इसको पहचान सकते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा
अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।